अभी तक हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे और कंक्लूड भी किए कि कैसे कोल और पेट्रोलियम जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। चलिए अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपको शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। कहीं आपने देखा होगा कि कहीं रिसोर्सेज ज्यादा हैं, कहीं रिसोर्सेज कम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं बिहार उत्तर प्रदेश में वाटर अवेलेबल है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन आप राजस्थान में जाइए, डेजर्ट एरिया में जाइए, वहां पर आपको वाटर अवेलेबल नहीं मिलेंगे, बहुत मिलेंगे भी तो बहुत ही कम, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक और एग्जांपल हम देते हैं, जैसे आप कोयला को लीजिए, ठीक है, या फिर गोल्ड को लीजिए या फिर सिल्वर को लीजिए, ठीक है, तो वो किसी खास स्पेसिफाइड लोकेशन में ज्यादा अवेलेबल है, ज्यादा पाए जाते हैं, रिसोर्स रिच एरिया में अवेलेबल है, लेकिन अपने यहाँ, ठीक है, वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। जो अपने यहाँ रिसोर्स अवेलेबल है वो रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग ने रिसोर्सेज को दो पार्ट में बांट दिया। पहला क्या है, यूबिक्विटस, और दूसरा क्या है, लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस रिसोर्सेज का मतलब होता है फाउंड एवरीवेयर। यूबिक्विटस रिसोर्सेज मतलब कह सकते हैं कि वैसा रिसोर्सेज जो आप पृथ्वी के किसी भी कोना में चले जाइए आपको हर एक जगह अवेलेबल मिलेगा, हर एक जगह। जैसे एयर एंड सॉइल, आप कहीं भी जाइएगा, अर्थ इज, ठीक है, मतलब देखिएगा एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है, वो चारों तरफ से ब्लैंकेट के रूप में है ना, वो अर्थ को कवर किया हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एयर जो है और सॉइल जो है वो हमारा क्या है, यूबिक्विटस रिसोर्सेज है, वो हर एक जगह आपको अवेलेबल मिलेंगे। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वैसा रिसोर्सेज जो किसी खास स्पेसिफिक रीजन में, ठीक है, वो अवेलेबल होते हैं। तो वैसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। जैसे कॉपर, जैसे राजस्थान का खेतरी, वहां पर आपको कॉपर अवेलेबल है, लेकिन मुजफ्फरपुर में आप कहिएगा कि कॉपर खोजिएगा, आपको मिलेंगे भी तो बहुत कम, 1-2 किलो 2-4 किलो मिलेंगे, है ना। तो कहने का सेंस यह है कि जो कोई ऐसे रिसोर्सेज जो सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी खास लोकलाइज्ड स्पेसिफिक रीजन में ही मिलते हैं, वैसे रिसोर्सेज को हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो एक समान रूप से नहीं फैला हुआ है, तो ऐसे इसके पीछे क्या रीजन है? बिल्कुल इसके पीछे रीजन है। तो पहला ट्रेन मतलब टोपोग्राफी, दूसरा क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। सो दीज आर द बेसिक 3 फैक्टर्स, ठीक है, जो अफेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को, है ना, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अनइवनली। ओके, तो पहला क्या है हमारा, ट्रेन यानी टोपोग्राफी। आपने देखा होगा कि हर एक अर्थ का जो सरफेस है, कहीं देखेंगे कि उसका टोपोग्राफी जो अलग होता है, ठीक है, वो कहीं आप माउंटेन एरिया में जाएंगे तो हाईली अनडुलेटिंग एरियाज होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं, तो वहां पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे जो अभी हम लोग जहां पर रह रहे हैं प्लेन एरिया में वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो कहने का सेंस है जो माउंटेन रीजन में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो प्लेन एरिया में जो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, दोनों में अंतर होंगे। आई बात समझ में? इसी प्रकार से कोस्टल एरियाज में रिसोर्सेज होंगे वो डिफरेंट होंगे, डिजर्ट एरिया में जो अवेलेबल होंगे वो डिफरेंट होंगे, फॉरेस्ट एरियाज में जो रिसोर्सेज होंगे वो डिफरेंट होंगे। आई बात समझ में? तो डिफरेंट टोपोग्राफी में, डिफरेंट ट्रेन में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग ढंग से हुआ है, पहला फैक्टर्स। दूसरा क्लाइमेट, हम लोग जो क्लाइमेट के बारे में जानेंगे आगे वाला जो चैप्टर है, तो उसमें देखेंगे कैसे जो क्लाइमेट जो है वो कैसे रिसोर्सेज को अफेक्ट करते हैं। आई बात समझ में? तो क्लाइमेट के बारे में जो हम लोग आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, उसके बारे में बहुत ही डिटेल वे में जानेंगे कि कैसे क्लाइमेट जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को अफेक्ट करते हैं, खासकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को। और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट से है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो वैसे भी क्या होता है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो ये दीज आर द बेसिक 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, पहला हम लोग क्या पढ़े, नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा क्या पढ़े, याद कीजिए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। बिल्कुल,
तो ये हमारा क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, मतलब वैसा रिसोर्सेज जिसको हम सब मिलकर के बनाए हैं, ठीक है, हमने बनाया, आपने बनाया, जैसे बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, रोड, कैनल्स, डैम्स, ओके, स्कूटर, हवाई जहाज, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है जिसको हम आप सब ने मिलकर के बनाया है। लेकिन वन थिंग यू शुड कीप इट इन योर माइंड, एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या, तो टेक्नोलॉजी, तकनीकी, विदाउट टेक्नोलॉजी वी कांट बिल्ड देम, उसको हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं दैट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी, उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यूजिंग टेक्नोलॉजी वी कैन बिल्ड कंस्ट्रक्शन, वी कैन बिल्ड रोड, कैनल्स, कुछ भी, ठीक है। तो ये होता है रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज, इसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। आयरन ओर, जैसे देखो हम अब तुम कहोगे ना कि सर ये किस चीज से बना हुआ है, तो ये आयरन का बना है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपका पेन है, तो ये किस चीज का बना हुआ, तो मान लो कि ये आयरन का बना है। तो ऐसा नहीं है कि आप अर्थ को गड्ढा खोनो और आयरन आपको अवेलेबल है, वहां से 5 किलो आयरन को निकालो, लोहा को निकालो, पॉकेट में रखो और चलो मार्केट में इसको बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये आयरन जो होते हैं बेसिकली जो होते हैं ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, ओआर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो अपना नेचुरल फॉर्म में होते हैं, और जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, तब उसको कन्वर्ट करके उसको आयरन में बदलते हैं, यानी आयरन ओआर से आयरन में कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली मैंने आपको याद कीजिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था बॉक्साइट का। एल्युमिनियम कहीं अवेलेबल नहीं है, वो किस फॉर्म में रहता है, तो बॉक्साइट का फॉर्म में रहता है। उसको एक्सट्रैक्ट करके, उसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको कन्वर्ट करते हैं, एल्युमिनियम में कन्वर्ट करते हैं। आई बात में उसी ढंग से और भी बहुत सारे नेचुरल ओआर्स हैं, मेटल्स हैं, मिनरल्स ओआर्स हैं, जैसे सीनेबार से हम मरकरी तैयार करते हैं। आई बात समझ में, तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में रहते हैं, ओआर फॉर्म में रहते हैं, और यूजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस नेचुरल रिसोर्सेज को हम रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। पहला हम लोग क्या पढ़े, नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा क्या पढ़े, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज। आई बात समझ में, ह्यूमन रिसोर्सेज कहने का सेंस यह है, पहले इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो कि पॉपुलेशन है, जब कभी भी व्हेनेवर देयर इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किलिंग, हेल्थ, तब क्या होता है, ये जो पीपुल है, ये जो पॉपुलेशन है, ये कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स में। नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। कोई भी पॉपुलेशन ले लो, ठीक है, अब उस पॉपुलेशन में एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो कैसा इन्वेस्टमेंट भैया, तो उसमें एडुकेशन, उसको एडुकेट कीजिए, ठीक है, जैसे यू आर बीइंग एडुकेटेड, आप में एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपको एडुकेट किया जा रहा है, किससे, तो हमसे और भी सर टीचर्स लोग के, तो आप में एक एडुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरा ट्रेनिंग, जब आप पढ़ लिख करके आपको नौकरी के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको स्किलिंग, आप में कौशलता दिया जाएगा ताकि आप बड़े बड़े मशीन, ठीक है, आप चला सकें, आपके हेल्थ को मेंटेन करके रखा जाएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स, सो दीज आर द इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्वेस्टमेंट है, ये निवेश करना पड़ता है किसमें, तो मानव में, पीपुल में, पॉपुलेशन में। और जब ये सब इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स जब हम पॉपुलेशन में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वही पॉपुलेशन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ह्यूमन रिसोर्स में। तो ह्यूमन रिसोर्सेज अपने आप में पॉपुलेशन होता है, लेकिन एक क्वालिटी पॉपुलेशन होता है। इज इट क्लियर? तो कभी भी पॉपुलेशन को एक भार, एक बर्डन नहीं समझना चाहिए, एक लायबिलिटी नहीं समझना चाहिए, इसे एक अपॉर्चुनिटी ग्रुप में देखना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज। हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। बचपन से सिखाया जा रहा है बुक्स में, है ना, टीचर्स लोग भी समझाते हैं कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना सीखिए। तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। ऐसा नहीं है, जैसे मान लो कि किचन है, ठीक है, तो मान लो कि आज किचन है तो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, चीनी है, चावल है, दाल है, सब कुछ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे रिसोर्सेज, महीना भर का जो बजट है वो आ गया, किचन में आ गया, तो इसका मतलब नहीं कि एक ही 2 दिन में, सप्ताह में उसको सब खत्म कर दो। तो इसका मतलब कि जितनी जरूरत है उसका हम इस्तेमाल करेंगे और उसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे ताकि कुछ रिन्यू हो सके। आज हमारे पास कोयला है, पेट्रोलियम है, सब कुछ है, तो इसका मतलब नहीं है कि आज 1 साल के अंदर सारा रिसोर्सेस खत्म कर दे, सारा कोयला खत्म कर दे, सारा पेट्रोलियम खत्म कर दे। आई बात समझ में? तो कहने का सेंस है कि यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली,
हमें अपना जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और तो और उसको समय देना चाहिए, है ना। उस रिसोर्सेज को समय देना चाहिए ताकि वो फिर से रिप्लेनिश हो सके, फिर से रिन्यूड हो सके। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, क्या, तो रिसाइकिल। कोई ऐसा चीज है जिसको हम रिसाइकलिंग कर सके तो उसको रिसाइकिल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, ठीक है। अब कई ऐसे चीजें जो होते हैं जिस पर लिखा रहता है रिसाइकिल, यू कैन रिसाइकिल इट, आप उसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं, है ना। रीयूज, एक बार इस्तेमाल कर दे, ऐसा नहीं है कि एक बार यूज करके उसको फेंक दीजिए। अगर रीयूजेबल थिंग्स है, ठीक है, रिसोर्सेज है, तो आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं। रिड्यूस, जितनी जरूरत है, अब हमें मान लीजिए कि अगर इतनी रिसोर्स से भी काम चल जा रहा है तो हम इतना ही रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे, हम इतना रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कहने का सेंस यह है कि 3 फैक्टर्स है, रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस। ये 3 चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, यानी संरक्षण कर सकते हैं। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास, एक समान रूप से चलता जाए विकास। ऐसा नहीं है कि एक बार विकास दम ऊपर की तरफ, माउंट एवरेस्ट की तरफ, एक बार विकास दम खाई मैरियाना ट्रेंच की तरह हो जाए। डेवलपमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए लेकिन सतत एक समान रूप से विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विकास के लेकर के आज डेवलपमेंट, देश को डेवलप करना है तो सारा कोयला, पेट्रोल, डीजल सब एक ही दिन में उड़ा दे, फैक्ट्री में लगा कर जला दे और फिर उससे सामान को प्रोडक्ट तैयार कर ले, तो उससे देश महान और उससे देश इकोनॉमिकली रिच नहीं हो जाएगा। उससे क्या होगा, एक समय के बाद क्या होगा, 1-2 साल के बाद सारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो रिसोर्सेज होना चाहिए, ये नहीं है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कंसेप्ट क्या है कि जितना हमारा जरूरत है, ठीक है, बैलेंस करके चलें। क्या करें, लाइफ में भी ऐसे ही बैलेंस करके चलते हैं ना, तो बैलेंस करके चलना है। किस लिए, तो द नीड टू यूज रिसोर्सेज, कितना हमें जरूरत है, किस किस चीजों की आवश्यकता है, ठीक है, उसमें, और कंजर्विंग देम फॉर द फ्यूचर, जितना हमारा आवश्यकता है उतने रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल करेंगे और जो बाकी जो रिमेनिंग जो रिसोर्सेज बच गए हैं उसको छोड़ देंगे, लेफ्ट ओवर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ताकि नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे हैं, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन के जो लोग होंगे वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। जैसे मान लीजिए, इसको और एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे अभी हम बाइक चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल भी क्या है, अपने आप में रिसोर्सेज है। अब हम सब लोग मिलकर के आज से सारा पेट्रोल खत्म कर दें तो क्या होगा, आगे आने वाला जो जनरेशन होगा उसको पेट्रोल अगर दिखाना है कि देखो बाबू पेट्रोल कैसा होता है, तो हम आपको बताएंगे, देखो हम अपने लैब में रखें और लैब से निकालेंगे पेट्रोल, तो अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। तो कहने का सेंस है कि हम तो इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं लेकिन जुडिशियली इस्तेमाल करें, जितना हमें जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें, और जो बाकी जो बच जाता है हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के रखें ताकि नेक्स्ट जनरेशन के लोग भी उसका इस्तेमाल कर सके। तो वैसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। मीटिंग द रिक्वायरमेंट, जितना हमारी जरूरत है उस रिक्वायरमेंट प्लस टेक केयर फॉर द फ्यूचर जनरेशन, इसी को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिद्धांत। ये बहुत इसको दिमाग में रखने की जरूरत है, ठीक है। प्रिंसिपल, यहां पे 6 प्रिंसिपल्स हैं। पहला क्या है, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। आपको पता है एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माउंटेन, प्लेटोज, रिवर्स, सब अपने आप में क्या है, रिसोर्स है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पहला जो प्रिंसिपल है वो यह कहता है कि जितने फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी के प्रति क्या होना चाहिए, आदर होना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट होना चाहिए और केयर फॉर, उसका देखभाल भी होना चाहिए। देखिए, आप अशोका के बारे में पढ़ेंगे, अशोका के बारे में पढ़ेंगे तो अशोका में एडिक्ट्स में बताता है कि सभी जानवरों के प्रति, ठीक है, जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स है, उसके प्रति भी एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो तो बोलता नहीं है, उसकी भाषा तो हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो सभी मतलब कि एनिमल किंगडम से उसका जो उसके जो कह सकते हैं उसके सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो ज्यादा होती है। इसीलिए हमें जितने भी ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ है उसके प्रति एक दया भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला पॉइंट है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हम अपने लाइफ यानी एक क्वालिटी लाइफ को कैसे इंप्रूव करें, तो उस चीज के बारे में हम लोग सोचें। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी,
कैसे हम अपने अर्थ के लाइफ को बचा करके रखें, मेंटेन करके रखें, और उसकी जो डाइवर्सिटी है, उसकी जो विविधता है, जैसे वेजिटेशन है तो खूब वहां पर वेजिटेशन है, रिवर है, डैम रिवर्स है, लेक्स हैं, तो ये जो डाइवर्सिटी जो आप देख सकते हैं कि कहीं वेजिटेशन है, कहीं डेजर्ट है, कहीं फॉरेस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेस्ट को कटा करके पूरा काट करके वहां पर अर्बनाइजेशन आप एस्टेब्लिश कर दीजिए तो डाइवर्सिटी में छेड़छाड़ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि जो अर्थ का जो डाइवर्सिटी है इट शुड बी मेंटेन, ठीक है, उस जैसे है इंटैक्ट उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितनी हमारी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी खपत को, ठीक है, उसके ऐसा नहीं हो कि वो डिप्लीट कर जाए, वो समाप्त हो जाए, उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यानी मिनिमाइज करेंगे। चेंजेस पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस, ये जो हमारा पर्सनल एटीट्यूड है, जो हमारा व्यक्तिगत अवधारणा है, उसको बदलने की जरूरत है। आज देखते हैं सड़क पर आप दौड़ते हैं, चलते हैं, तो जो टैप वाटर होता है, ठीक है, नल जो होता है ऐसे ही उसमें से वाटर ब्लो करता था, बहता रहता है, तो कोई अपना दिमाग यह कहता है, हम लोग इसलिए पढ़े लिखे हैं, हमारा जो पर्सनल एटीट्यूड यह कहता है कि हम उसको देखें और उसको क्या कर सकें, उसको तुरंत अनटैप, उसको टैप करें, ताकि है ना रिसोर्सेज वाटर ऐसे ही बर्बाद ना हो सके। अगर बाइक से जा रहे हैं, कहीं ट्रैफिक में फंस गए, ठीक है, तो हमें हमारा जो पर्सनल एटीट्यूड यह कहता है कि हम अपना गाड़ी का जो इंजन है उसको ऑफ कर दें, जिससे क्या होगा, हम ईंधन जो फ्यूल है उसको हम बचा सकेंगे। तो इस तरह से हम अपने पर्सनल एटीट्यूड को चेंज करके हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, उसमें अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनेबल कम्युनिटीज टू टेक केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और जितनी भी हमारी जो कम्युनिटीज हैं, जैसे फॉरेस्ट डेवलपर्स, जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं वो फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं, सिटी डेवलपर्स जो सिटी में रहने वाले जो लोग हैं, विलेजर्स हैं, रिमोट एरियाज में, कंट्री साइड में रहने वाले, हर एक तरह के जो कम्युनिटीज को लोग हैं, सबको एक जनरल एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में समझना चाहिए कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। आई बात समझ, और कैसे अपने वातावरण को कैसे प्योर कर सकते हैं, ये सारी बातें ये इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। तो आई थिंक कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, इस चैप्टर के जो नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे वेबसाइट, हमारे ऐप्स पर अवेलेबल है। यू मस्ट गो थ्रू एंड डाउनलोड द पीडीएफ फॉर्मेट ऑफ आवर दिस चैप्टर in arranged format. Thank you. Have a nice day.